आकर्षित किया कि उन्होंने अपने स्टैंड पे लिखा था कि हमने 50,000 घंटे एसटीओ कंप्लायंस के लिए निवेश किए हैं। तो मुझे लगा अरे वाह क्या बात है, 50,000 घंटे, वाह क्या बात है, आपने एसटीओ के ऊपर इतने घंटे लगाए हैं। ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमने इतने उतार चढ़ाव देखे, तो क्यों ना हम किसी विशेषज्ञ से बात करें जो एसटीओ पे इतने घंटे लगा चुके हैं। इस बात ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया और वाकई में इनकी जो विशेषज्ञता थी एसटीओ के ऊपर वो इतनी जबरदस्त थी कि बेहद हमें खुशी हुई। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इतने सारे सवाल जो इकट्ठे हो गए थे, शायद उसका उत्तर हमें इन्हीं से मिलने वाला था। इतने सारे क्षेत्र अधिकार हैं, उनके साथ कैसे काम करना है, शायद ये हमें उसके लिए कोई रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमारी बैठक हुई, हमने आपस में चर्चा की, हमारे पास जो है हमने इनके साथ साझा किया। और मुझे याद है कि जो हमारी पहली बैठक थी वो एक कॉफी शॉप में हुई थी और मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने हमसे पूछा कि आपके इतने सारे क्षेत्र अधिकार हैं, इतने सारे ग्राहक अलग अलग देशों से जुड़े हैं, आपने कैसे ये कर दिखाया, इस व्यवसाय को कैसे जोड़ा है। तो ये वो व्यक्ति है जो कि लगातार हमें हमारे यूटिलिटी परियोजनाओं के साथ बहुत मदद कर रहे हैं। एक और परियोजना शीघ्र आने वाली है और बहुत बहुत धन्यवाद है जीन जी कि आप हमारे साथ आज जुड़ पाए। थोड़ा और विस्तार से आज आप हमें बताएंगे हमारे एसटीओ रोड मैप के बारे में। तो स्वागत है जीन जी आपका आज के मंच पे और ये मंच आपका हुआ। जी हाँ, नमस्कार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद है मिला आपका परिचय के लिए। वाकई में आपका जो समुदाय है इतना भव्य है, वाकई में बहुत ही मजेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे याद दिलाने के लिए कि किस तरह से हमने शुरुआत की थी और हमने काफी काम किया है इस मामले में। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो मैं अपना परिचय देते हुए जो आज का मानचित्र है, जो रोड मैप है, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या क्या चरण हमने सोचे हैं, किस तरीके से कंपनी में काम करना है, उसके साथ हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तथ्य के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि हमने 2018 से शुरुआत की। हमने तब हमारे पास शून्य समझ थी कंप्लायंस को लेके। हमें ये पता था कि ब्लॉकचेन हाँ जरूर एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही भव्य होने वाली है, जो कि प्रौद्योगिकी को बदल देगी, जीवन को बदल देगी, वित्तीय स्थिति को जीवन के लोगों की बदल देगी। हमें इतनी खुशी थी और हमारे पास ये जगह थी और हमारे पास बहुत ही सीमित जानकारी थी, क्योंकि मैं एक टेक्निकल व्यक्ति हूँ। तो शून्य से शुरुआत करते हुए हम दो चीजों को करते हैं। सबसे पहले जो टोकनाइजेशन है, इसके जो डेवलपर हैं हम उन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर आप टोकन को देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के टोकन होते हैं, लेकिन इनको आपको दो तरह से पहचानना चाहिए। पहला कि क्या ये सुरक्षा टोकन है या कोई और है। तो ये 2018 की बात है जब हम लोग विशेष रूप से सुरक्षा टोकन के ऊपर ध्यान देके काम करने लगे। हमें ये समझ में आया, अच्छा इस पूरी दुनिया में बहुत सारी संपत्ति है, ये संपत्ति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि रजिस्ट्री की बिंदु से ये कहाँ पे है, किसका है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ये जो संपत्ति है हम एक ऐसी प्रौद्योगिकी इसके साथ जोड़ते जहां इस संपत्ति को हम ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर सके, जहां पर कौन इसका स्वामी है उसके बारे में सबको स्पष्टता हो, एक क्लैरिटी हो। तो हमने क्या कहा और गहराई से गोता लगाया रेगुलेशन के बारे में और अलग अलग प्रकार के नियम और कानून कैसे हैं विश्व भर में, उसके बारे में है ना हमने टटोलना शुरू किया। और थोड़े समय के बाद मैं आपको बता दें कि हमारे पास 4 परियोजनाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से सिक्योरिटी टोकन के हिसाब से काम करते हैं। अब हमारे पास दुनिया भर से ग्राहक है। हमारे पास पहले से ही 13 क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने एसटीओ कर दिखाया है और वो हमारे ज्ञान के बलबूते पे ऐसा कर पाए हैं। लेकिन हम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और हमारे पास कोई फाइनेंशियल लाइसेंस भी नहीं है कि हम मान्यता प्रदान कर सके डेटा को। लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ है और जिस बात पे हम केंद्रित करते हैं वो 2 चीजें हैं। पहली, प्रौद्योगिकी जिसके माध्यम से हम निर्माण कर सके, जिसके माध्यम से ये सभी जो सिक्योरिटी टोकन है ये कंप्लायंट हो सके। और दूसरा जो है
वो किस तरीके से इसको मान्यता प्रदान करनी है। तो लोग हमसे कल को पूछ सकते हैं आपने ये कैसा कर दिखाया है। हमने ये ऐसे कर दिखाया है क्योंकि हमारे पास इसको कर दिखाने की एक प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। हम 2018 से हमने शुरुआत की थी और इसके अंदर 6 STO स्लाइड्स है और साथ ही हमारे पास 40 क्लाइंट है जो पाइपलाइन में है और अलग अलग जो प्राइवेट व्यवसाय दुनिया भर के हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटे व्यवसाय हो वहां से लेके अचल संपत्ति रियल एस्टेट तक हो। कई बड़े बड़े भी हमारे पास परियोजना है जो कतार के अंदर है। तो वो ये किस तरह से हमें लागू करना है टोकनाइजेशन को, प्रौद्योगिकी को कैसे जोड़ना है ताकि हम इसको ब्लॉकचेन पे ले जा सके, कैसे इसका प्रबंधन करना है, कैसे नए निवेश को आकर्षित करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, ये सब हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करना। और ऐसा करने के लिए हमने पहले से ही 3 परियोजनाओं को लागू कर दिखाया और जो चौथी परियोजना है उसके बारे में मैं आपको मेरे इस भाग के अंत में बताऊंगा। और ये जो है ये QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप वेबसाइट पे हमारे पहुंच के और हमारे बारे में जान सकते हैं। तो किस प्रकार की सेवाएं हमने प्रदान की उसके हिसाब से हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला टोकनाइजेशन है, लीगल मैनेजमेंट है। दोबारा बता दें कि हम लीगल कंपनी नहीं है और अलग अलग तरह से हम लोग काम करते हैं और हमारी खुद की एक कानूनी टीम है, लीगल टीम है, जिसके अंदर सभी लीगल रिसर्चर जुड़े हुए हैं, जो शोध करता है वो जुड़े हैं। तो इस तरह से हमने परियोजना को लागू करने के लिए सभी प्रकार से चीजों को जोड़ा है। और जो आखिरी चीज है वो है पारंपरिक जो परामर्श है क्रिप्टो से जो आधारित है। तो ये जो पूरा पैकेज है, पूरे पैकेज की तरह जो हम सेवा है जो ये प्रदान कर रहे हैं, ये ऐसा है जैसे एक पहेली के अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठे जोड़ने वाली बात है, जहां आपको डिजिटल एसेट के बारे में पता होना चाहिए, लीगल पहलुओं के बारे में, कानूनी पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए, STO के अलग अलग पहलुओं को कैसे इकट्ठे रखना है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कृपया अगली स्लाइड पे आप हमें ले चलिए। तो आज हम 5 मुख्य बिंदुओं के साथ बात करेंगे। ये रोड मैप के बिंदु हैं। सबसे पहला रिसर्च स्टेज, जहां पे आप शोध करते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगा। दूसरा जो है वो कानूनी ढांचा है STO का। आप याद रखें कि ये सभी जो सिक्योरिटीज और बाकी जितने भी चीजें हैं, एक टोकन को सिक्योरिटी टोकन बुलाने के लिए इसको सिक्योरिटी की तरह संगठित करना जरूरी है और ये कानूनी रूप से होना चाहिए, वरना कोई भी इसके साथ, कोई भी टोकन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिसकी वजह से जो उपभोक्ता और जो कंपनी है वो उसे ये जो कानूनी ढांचा है उससे बाहर निकाल सकता है। इसी वजह से कानूनी ढांचे के अंदर रहना जरूरी है, इसलिए हम इसे लीगल फ्रेमवर्क फॉर STO यानी STO के लिए कानूनी ढांचे की तरह बोलते हैं। साथ ही आपके पास यूटिलिटी टोकन होना चाहिए, जहां पे जितने भी रेगुलेशंस है उनको आपको यूटिलिटी टोकन मॉडल के अंदर लाना होता है। और फिर जो चौथा रोड मैप के अंदर ये जो बिंदु है वो है STO प्लेटफॉर्म का डिप्लॉयमेंट। तो दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, जो भी सुरक्षा टोकन है ये किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको कैसे ट्रांसफर करना है मंच पे, प्लेटफॉर्म पे, नए ब्लॉकचेन पे, इसके बारे में मैं आपको और आगे ठीक से बताऊंगा। और किस तरह से ये अपना खुलासा करता है सबके सामने, क्योंकि जो कंपनी है वो आखिरकार ग्लोबल मार्केट में कदम रखने वाली है। तो हमने इस भाग को भी पूरा किया है। तो मिला, अगर आपका कोई भी सवाल है या कुछ इसके अंदर आप जोड़ना चाहते हैं तो जरूर करें। तो मिला बोल रही है जी, धन्यवाद। तो आप यहाँ जो स्लाइड पे देख पा रहे हैं ना, यही हमारा रोड मैप है। आपके सामने रोड मैप है डेट के साथ, और
आप ये पूछ सकते हैं कि क्या है इन तिथियों में परिवर्तन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसलिए नहीं कि क्योंकि जो कंपनी है उसी पे सब कुछ निर्भर नहीं करता है। फिलहाल हमारी कोशिश है कि हम ये जो 5 कदम है इनको लागू करें और 2023 तक ये कर दिखाएं और उसी के लिए ये मानचित्र है। मैं अब प्रत्येक कदम के माध्यम से गुजरूंगी ताकि आपको ये समझा सकूं कि प्रत्येक कदम में क्या होने वाला है। कुछ चीजें पहले से हो गई हैं, कुछ चीजें प्रगति में है। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद है मिला जी। जीन जी बोल रहे हैं। दोबारा से शुरुआत करते हैं। रिसर्च का ये जो स्टेज है जहां पे हमने शोध किया, इस चरण के बारे में बात करते हैं। जब हमने कंपनी के साथ हमें साझेदारी में आए तो हमें जानकारी प्रदान की जो सुरक्षा टोकन है जिसको लोगों में वितरित किया गया है वो 200 क्षेत्र अधिकार से आने वाले लोग हैं विश्व भर के। मुझे नहीं पता कि किसी ने भी इस तरह से शोध किया होगा। और ये जो 200 क्षेत्र है सुरक्षा टोकन के, अलग अलग क्षेत्र है, ये जो पूरा मास है इसको एक कंप्लायंट एक अनुपालन का ढांचे में डालना, कंप्लायंस स्ट्रक्चर में डालना, ये एक कठिन कार्य था। ये हमने कर दिखाया है। यहाँ पे जो चुनौती हमारे सामने थी वो थी कानूनी ढांचे में इनको लेके आना। इसके अंदर आपको जो प्रत्येक क्षेत्र अधिकार है उसमें गहराई से गोता लगाना था और वहां आपको ये समझना था कि किस तरीके से लोग सुरक्षा टोकन के स्वामी सही मायने में हो सकते हैं। तो सुरक्षा टोकन से पहले ये सिक्योरिटी है और इसके अंदर सभी प्रकार के नियम कानून लगते हैं और ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि आप ये जो कानूनी ढांचा है उसके साथ बिना चले सुरक्षा टोकन को अपना सकें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो पहला चरण था वो ये था कि ये जो सुरक्षा टोकन है उसके ढांचे को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि वो कानूनी रूप से मान्य हो। तो ये एक सामान्य जानकारी है कि किस प्रकार से जो कानून है अलग अलग देशों के वो किस तरह से सुरक्षा टोकन को देखते हैं। तो यहाँ जो हरा, पीला, लाल 3 आप रंग देख पा रहे हैं, जहाँ हरा का मतलब ये है कि जितने भी निवेशक जो है जब वो सुरक्षा टोकन के अंदर निवेश करते हैं वो बदले में लाभांश प्राप्त करते हैं, ब्याज प्राप्त करते हैं सुरक्षा टोकन से, उन सुरक्षा टोकन को बेच सकते हैं, उन सुरक्षा टोकन के लिए कर यानी टैक्स को दे सकते हैं। यानी कि बिल्कुल सटीक और स्पष्ट नियम और कानून है कि एक व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सुरक्षा टोकन के साथ। पीले देश का मतलब है कि यहाँ सुरक्षा टोकन को बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन कुछ स्पष्ट नियम और कानून नहीं रखे गए हैं, कुछ विशेष नियम और कानून नहीं बनाए गए हैं कि कैसे जो सुरक्षा टोकन है उनके साथ बर्ताव किया जाए इन देशों में सुरक्षा टोकन के साथ। दुर्भाग्य से बहुत सारे देश हैं दुनिया भर में जो कि पीले क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और ये प्रौद्योगिकियां ये बहुत तीव्र गति से काम करती है और थोड़ा ना कई बार मुश्किल हो जाता है नियम और कानूनों के लिए कि वो उसके हिसाब से स्वयं को अनुकूल बना सके। तो जो हरे देश हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रौद्योगिकियों के साथ फटाफट से स्वयं को अनुकूल बना ले, उसको अडॉप्ट कर ले। और जो पीले वाले देश हैं वो ये नहीं कहते कि ये हमारे यहाँ मान्य नहीं है, वो ये भी नहीं कहते कि हमने इस पे बाधा लगाई है, वो ये कहते हैं कि हाँ हमारी कुछ इससे आधारित दुविधाएं हैं, उस पे लेके हमारे पास स्पष्ट कानून नहीं है। और लाल वाली जो देश है वहां पे बाधा है। तो बिल्कुल जो लाल क्षेत्र है वो दुर्भाग्य से ये वो देश है जिन्हें
ऐसे देश की तरह देखा जा रहा है जहां पर आप सुरक्षा टोकन के स्वामी नहीं हो सकते। चाहे राजनीतिक समस्याएं हैं वहां पे, हो सकता है कि राजनीतिक ढांचे वहां पे कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल नामुमकिन है कि आप सुरक्षा टोकन के स्वामी हो सके। तो दुर्भाग्य से जो लाल देश है, दुर्भाग्य से वो निवेश नहीं कर सकते हैं सुरक्षा टोकन में। जो अंतिम बिंदु है जो मैं इस विशिष्ट शोध के चरण पे आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये जो 200 क्षेत्र अधिकार है, हमने उनको ऐसे टटोला नहीं है कि हम बस आपको सलाह दे सके, बल्कि इसलिए टटोला है कि हम ये समझ सके कि कौन से सबसे बढ़िया क्षेत्राधिकार है जहां पर हम इसको इशू कर सके सुरक्षा टोकन के। कौन सी मदर कंपनी बनेगी जो कि इन सुरक्षा टोकन को इशू करेगी इस तरीके से कि वो कानूनी ढांचे के अंतर्गत आए। और हमारे लिए उत्तर आया BVI। मुझे पता है कि समुदाय से सवाल आएगा और आपके कई सवाल बनेंगे, लेकिन ब्रिटिश वर्जन आइलैंड ही उत्तर है। और क्या कारण है कि हमने BVI को चुना है? वो ये है क्योंकि जो रजिस्ट्री है BVI कंपनी में, वो आप ये समझ लीजिए कि हर बार जब भी कोई व्यक्ति सुरक्षा टोकन को खरीदता है या उसे बेचता है तो कंपनी को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए सरकार को। तो जब भी कोई खरीदे या बेचे सिक्योरिटी को तो कोई रिपोर्ट ना करे अगर सरकार को, तो इससे जो कानूनी समस्याएं और परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और ये केवल इस स्थिति के अंदर बात लागू नहीं होती। ज्यादातर जो हमारे ग्राहक है वो यूनाइटेड स्टेट से है, इंग्लैंड से है, वेस्टर्न यूरोप से है। जब हम अचल संपत्ति रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं, टोकनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम आज की दुनिया में हम या तो प्रस्ताव देते हैं यूएस आधारित कंपनी का या आयरलैंड बेस्ड कंपनी का, क्योंकि जो BVI है ये वहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से काम करती है। तो मुझे आशा है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो हमारी सलाह को मानेंगे और फिर हमारा जो सुरक्षा टोकन है हम उसे BVI क्षेत्र अधिकार के अंदर लागू होता हुआ देखेंगे। मिला, अगर आपका कोई सवाल है आप जरूर बोले। तो मिला मैम बोल रही है, मुझे लगता है आपने बहुत बढ़िया तरीके से सारी बात को आपने कहा है और बहुत स्पष्ट है। लेकिन एक बार और मैं आपको बता दूं, हरी वो देश है जिनको हम बिल्कुल STO के साथ स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। जो पीली वाले देश हैं उनको एक एक करके हमें टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और इसी वजह से वो सेकेंडरी कंट्रीज की तरह हैं जिनको बाद में टटोला जाएगा। लाल रंग की जो देश है, दुर्भाग्य से हम उनके साथ सुरक्षा टोकन के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप प्रस्तुति के अंत तक रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आप ये जान पाएंगे कि पीले और लाल वाले क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जो भी देश हैं, उन्हें क्या मिल सकता है, और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। धन्यवाद है BVI वाले भाग को उठाने के लिए जीन जी। और हमारे लोगों के कई सवाल हैं, आप लोगों ने रिपोर्ट भी मांगी है, तो बिल्कुल हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। और जीन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक रूपरेखा दी है, हमें ठीक से समझाया है कि किस तरह से हमारे व्यवसाय का स्वभाव होने वाला है, बर्ताव करेगा जिस तरीके से ये। और उन्होंने ये बताया है कि बिल्कुल जो बढ़िया जगह रहेगी जहां से हम काम कर सकते हैं, सो BVI होगा वैश्विक परियोजनाओं को लागू करने के लिए। जीन बोल रहे हैं, मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर एक चीज देखी है, उसका मैं उत्तर देता हूँ। स्विट्जरलैंड बहुत ही बढ़िया देश है जो कि सूट करता है, लेकिन इस स्थिति में नहीं। क्योंकि दो प्रकार के ऑफरिंग है। एक है रजिस्टर्ड ऑफरिंग, जिसको लेके आप रेगुलेटर के पास जाते हैं और बदले में आप अपने डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगवा पाते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें 1 साल अपने आप में लग जाएगा। और जहां हम बात कर रहे हैं 200 क्षेत्र अधिकार है, इस काम को कर दिखाना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, वित्तीय रूप से भी नहीं और साझेदारी के रूप से भी नहीं। इसी वजह से इसको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, हमें आसान क्षेत्र अधिकारों के साथ काम करने के लिए हमने BVI को चुना है। जो दूसरा कदम है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण
चरण है वो है एसटीओ का कानूनी ढांचा। तो जब हम बात करते हैं रेगुलेशंस के बारे में, विनिमय और नियम और कानूनों के बारे में कि इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कंपनी है उसको दस्तावेजों को संगठित करना है और जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी देयताएं हैं, वो इन्वेस्टर्स के सामने रखना है एक सही तरीके से। ये एक तरह का कानूनी दस्तावेज है जो कि एक अच्छा जो निवेशक है वो हस्ताक्षर करता है कंपनी के साथ मिलके, जो कि इस बात को स्पष्ट करता है, प्रत्येक बिंदु जो निवेश से आधारित है उसको स्पष्टता देती है कि कंपनी क्या करती है, धन कहाँ से आया, धन कहाँ को जा रहा है, इसके पीछे कानून क्या है, किस तरीके से आपके लाभांश होंगे, डिविडेंड होंगे। तो इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में ये एक इस तरह का संबंध है जहां पर आप इस तरीके से काम करते हैं कि वो पूरे तरीके से कंप्लाइंट हो कानूनी रूप से, और जिस भी प्रकार की ऑफरिंग आने वाली है वो व्यवसाय की सभी जरूरतों को भी पूरा करे और कानून की भी, नियम और कानून की भी सभी जरूरतों को पूरा करे। तो जो एसटीओ का लीगल टीम है उन्होंने निर्माण किया है सबसे पहली चीज दस्तावेजों का, ऐसे दस्तावेज जिसका इस्तेमाल कंपनी करेगी, कंपनी प्रबंधन करेगी, उसके माध्यम से वो ट्रांसफर कर पाएंगे नॉन कंप्लायंट से कंप्लायंट की ओर। नॉन कंप्लायंट यानी जो उसको लेके नहीं चल रहे, अनुपालन को नहीं लेके चल रहे, जिनको स्वीकृति नहीं है। इसका मतलब कितने सारे ऐसे नए अपडेट आते हैं, कितने सारे अंतरराष्ट्रीय छोटी छोटी चीजें होती हैं कानूनी पहलुओं से जो कि जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम उस पर केंद्रित करते हैं तो हमें पता है कि ये जो बीच का अंतर है इसको कैसे भरना है, ताकि ये जो ऑफरिंग है, ये जो प्रस्ताव है WCRU कंप्लायंस का, ये अंतरराष्ट्रीय नियम और कानूनों को पूरा करे। तो ये जो ऑफरिंग है इसको सुरक्षा टोकन परचेज के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसको हमें ध्यान में देना है, और किस तरह से आपने सुरक्षा टोकन को खरीदा है। कुछ बहुत छोटे छोटे दस्तावेज होते हैं जैसे AML पॉलिसीज हैं, बाकी अन्य पॉलिसीज से जो कि जुड़ी हुई है। जैसे आप AML पॉलिसी के अंदर अगर आप देखें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी कहा जाता है इससे, तो बहुत जरूरी है कि लोग जो है कंपनी के टोकन का उपयोग करके गैर कानूनी उपयोग ना करें धन का, मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, क्योंकि इसकी वजह से जो समुदाय है वो जोखिम में पड़ सकता है इशूअर की वजह से। अगर ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति को लेके आप मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, उसी के लिए ये पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। तो क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, ये उस नीति के अंदर आता है, पॉलिसी के अंतर्गत आता है। साथ ही किस तरह से आप दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, एसटीओ बॉक्स, ये जो टीम है, मिला मुझे आप सही से ठीक कर दीजिएगा, पिछले जो 5 महीने हैं हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से परामर्श करना है और किस तरह से एक लीगल फ्रेमवर्क का निर्माण करना है, ताकि कंपनी जो है वो सर्वोत्तम तरीके से कानूनी रूप से बंद के कार्य करे। अब हम अगले चरण पे आ गए हैं, लेकिन जो कानूनी दस्तावेज है हमने उनको तैयार कर लिया है, हमने इसको पास कर लिया है इस चरण को, और आने वाले समय में आप देखेंगे लाइव रूप से इवरिच कम्युनिटी द्वारा एक बार जब ये सभी लागू कर दिए जाएंगे पाइपलाइन के अंदर। मिला, अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकती हैं। तो धन्यवाद है आपका जीन। जो मुख्य बिंदु है जो आपने सही से समझाया वो है लीगल फ्रेमवर्क एसटीओ का। मैं एक बार और दोहराती हूँ सभी के लिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण था कि जो टोकन जो है वो पूरे तरीके से अपडेटेड भी हो, कानूनी रूप से जुड़कर भी काम करे। तो ये जो काम है इसमें कुछ महीनों का समय लगा, ये आसान नहीं था जैसा आप अभी स्लाइड में देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे जो दस्तावेज हैं उनको तैयार करना था। और कोई एक चीज तो ये होती है कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया,
एक होता है कि आप खुद से शून्य से एक दस्तावेज का निर्माण करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमारे पोर्टफोलियो में है, उसी को इसमें जोड़ना है। और इस काम को हमने पिछले कई महीनों से इस पे काम किया है, बहुत ही विस्तार से इस पे काम किया है और आप सबके साथ इसको हम साझा भी करेंगे ताकि आपको एक सटीक समझ मिले और ऑफरिंग मेमोरेंडम का निर्माण किया जाएगा। ये बड़े-बड़े निवेशकों के लिए भी है, क्योंकि जब हम सुरक्षा टोकन के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है कि हाँ, हमारे पास एक ऐसा समय आएगा जहाँ ये जो टोकन है वो आंतरिक समुदाय के लिए ही होगा, जिसे हम कहते हैं प्री एसटीओ का जो समय होगा उसके दौरान। लेकिन आपको याद होगा कि हमने ये भी बताया है कि एसटीओ के बाद का भी समय आएगा। तो ये जो दस्तावेज है ये अनिवार्य शर्त की तरह है जो बड़े-बड़े निवेशकों और बड़े-बड़े संगठनों के लिए उस समय काम में आएंगे। वो सभी लोग जो कि पूर्ण रूप से विनियमित एक मंच के ऊपर आके काम करना चाहेंगे, फुली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे आके काम करना चाहेंगे। तो ये सबसे मूल वो दस्तावेज होंगे जिसकी आवश्यकता उस समय पड़ेगी और इसी वजह से बहुत ही विस्तृत रूप से इस पे काम किया गया है। धन्यवाद जीन बोल रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की रुचि है इसके बारे में और जानने के बारे में, एसटीओ के बारे में, कैसे इसका निर्माण होता है, क्या-क्या इसमें कदम होते हैं, तो ये देखिए मेरी स्क्रीन पे क्यूआर कोड देख पा रहे हैं, आप यहाँ जा सकते हैं और इसको स्कैन करके आपको एक ब्लॉग मिलेगा। आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी कि इसको कैसे हम संगठित करते हैं। बहुत सारी उपयोगी जानकारी आपको वहाँ प्राप्त हो सकता है। अगर इस विषय में आपकी रुचि अगर नहीं, तो आप बिल्कुल इसके बारे में ना टटोलें क्योंकि बहुत सारी इसमें जानकारी होगी। क्या हम अगली स्लाइड पे चल सकते हैं? तो अब हम बात करेंगे यूटिलिटी टोकन के बारे में। अब हम बात करते हैं उस तथ्य के बारे में कि कैसे यूटिलिटी टोकन जो है उसको ढांचे में डाला गया 2018 में। जिस तरह से ये होता था वो बहुत ही अलग है कि कैसे पहले रेगुलेटर उस टोकन की ओर देखते थे। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे, जैसे FTX के बारे में हम बात करें तो ज्यादातर जो एक्सचेंज है वो यूटिलिटी टोकन या ब्लॉकचेन टोकन देते हैं। अलग अलग प्रकार के टोकन देते हैं जो कि अलग अलग जो कंपनियां हैं वो बस लोगों को नए टोकन के बारे में बताते हैं और लोग जो है बहुत ही बड़ा धन कमाते हैं, लखपति हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अपने धन को गवा भी देते हैं। तो बिल्कुल ये एक ऐसी चीज है जो कि सरकार या एक अच्छा व्यवसाय इसको थोड़ा ना छोड़ना चाहेगा, इसको टालना चाहेगा, क्योंकि कोई भी अपने धन को गंवाना नहीं चाहता। हर कोई धन कमाना चाहता है। लेकिन जो बड़े-बड़े जो शार्क होते हैं, ऐसे कहा जाता है कि वो मिट्टी भरे पानी में मिलती है। तो इसी तरह से हम ये देखेंगे कि कैसे इस साल और अगले साल यूटिलिटी टोकन को तैयार किया जाएगा और कैसे जो अलग-अलग कानून है वो जो ये यूटिलिटी टोकन का बाजार है उसके हिसाब से स्वयं को कैसे अनुकूल बनाएंगे। पर क्योंकि हमें पता है कि कैसे चीजों को संगठित किया जाता है, 2019 में हमने एक किताब को भी लिखा था कि कैसे आप कंप्लायंट हो सकते हैं। ये 3 साल पहले की बात है, लेकिन अब हम कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनसे हम स्वयं को, जिनको हम पहचानते हैं। जैसे अभी फिलहाल आप CRU टोकन को देखिए और इस टोकन को देखते हुए आप प्रस्ताव दें कि क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि भविष्य क्या होने वाला है, अनिश्चित तो है भविष्य, पर हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे होंगी जिनके बारे में हमें पहले से पता है और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे यूटिलिटी टोकन है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे जो ज्यादातर जो कंपनियां हैं उस पे केंद्रित होकर काम नहीं करती। जैसे सीधा कंपनियां जाती है और टोकन को खरीद लेती हैं बिना उसके बारे में पूर्ण समझ रखे। लेकिन कई बारी दस्तावेजों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपने मान लीजिए आपको नुकसान हुआ है तो आप अपने नुकसान का दावा कर सके, उसको क्लेम कर सके। तो ये ऐसा नहीं है कि बस हमने खरीद करनी है तो बस हमने खरीद कर लिया है, हमें बस पहुंच बनानी थी किसी टोकन तक तो कर लिया हमने, ऐसा
ये इस चीज के बारे में है कि आप सही कानूनों का पालन करते हुए किसी चीज को कर रहे हैं, एक विनिमय के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं। तो जो यूटिलिटी टोकन है, ये दुनिया के बाहर की बात नहीं है, बल्कि यूटिलिटी टोकन एक कॉर्पोरेट एसेट है। तो जो कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से कंपनी इस प्रकार की ऑफरिंग देती है, और ये जो ऑफरिंग है इसको भी स्ट्रक्चर होना जरूरी है। इसको इस तरह से होना चाहिए कि अगर कोई भी रेगुलेशन कल को आता है तो हम ये दिखा सके कि हाँ, हमने सब कुछ बढ़िया किया है, ठीक किया है। तो इसके लिए इस खंड में हमने अलग अलग जो कानूनी पहलू हैं उनको टटोला। हमने ये समझा कि कैसे हम मूल्य जोड़ सकते हैं कंपनी में, हम कैसे जो वर्तमान में यूटिलिटी टोकन है उसको ढांचे में डाल सकते हैं। तो हमारा जो काम है लगभग हो चुका है। ये एक प्रक्रिया है विकास की। हाँ, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रगति में कार्य है और ये आगे होगा। मिला, अगर आपका कोई सवाल है जरूर आप इस बारे में भी बोलें। मिला जी बोल रही हैं, यहाँ समझना ये जरूरी है कि ये जो सूची है अलग अलग देशों की, हम उस पे वापस आते हैं। तो जो हरे देश है वो सुरक्षा टोकन प्राप्त कर पाएंगे, और वो सभी देश जो कि पीले में है और लाल में है, दुर्भाग्य से वो सुरक्षा टोकन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इसी की वजह से बदले में वो यूटिलिटी टोकन प्राप्त कर सकते हैं अतिरिक्त लाभों के साथ, जिसका ये मतलब है कि जब हम लाभांशों के बारे में बात करते हैं और जब हम आपको अतिरिक्त कारण देते हैं क्यों हमारे पास टोकन है, जैसे आप अलग अलग संपत्ति के स्वामी होते हैं और अतिरिक्त आय, निष्क्रिय आय प्राप्त कर पाते हैं। तो आप ध्यान में रखें इस बात को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कुछ लाभों को प्राप्त कर सके सुरक्षा टोकन के लिए और यूटिलिटी टोकन के लिए। तो कानूनी रूप से ये काम जो है ना, ये बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि कानूनी रूप से हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। एसटीओ रेगुलेशन को यूटिलिटी टोकन पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के दृष्टिकोण से अतिरिक्त कुछ परिवर्तन किए जाएंगे यूटिलिटी टोकन विकास में, और वो सभी देश जो कि सुरक्षा टोकन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, सो बदले में यूटिलिटी टोकन प्राप्त करेंगे अतिरिक्त लाभों के साथ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप ठीक से इस बात को समझे कि हम लोगों को ये जो सूत्र है इससे बाहर नहीं निकाल के फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। एंड्रे ने पहले दिन से इसको ऐसे ही सोचा था कि वैश्विक व्यवसाय होगा बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन हमें वास्तविकता के साथ भी काम करना है। हमें ये भी समझना है कि हर कोई एक ऐसे उपकरण को प्राप्त करे जो कि कंपनी के कानूनों के हिसाब से काम करे। तो अगर आपको अगर एसटीओ टोकन नहीं मिल रहा है तो ये गलत होगा कंपनी की तरफ से भी और ग्राहक की तरफ से भी, कि जो काम अगर आपसे आपके कानून का कोई भी व्यक्ति आके आपसे बात करता है तो आप किसी दुविधा में ना फंस जाए, ऐसी कोई परेशानी और समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो इस वजह से एक बार जब ये जो पीले वाले देश है, जब हम इनके बारे में एक स्पष्ट समझ प्राप्त कर लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक ग्रुप ऐसा होगा जो कि एसटीओ टोकन के लिए होगा, और दूसरा ग्रुप जो है, दूसरा समूह जो है वो यूटिलिटी टोकन अतिरिक्त लाभों के साथ वो समूह होगा। तो आप ये समझिए कि ये जो सीआरयू टोकन है उसके अंदर अपडेटेड रूप से काम किया जाएगा सीआरयू टोकन के साथ, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो सभी लोग जो कि यूटिलिटी टोकन समूह के अंदर जाने वाले हैं उनके पास वैसा ही लाभ वो प्राप्त करें जो कि एसटीओ टोकन वाले समूह के लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में हमने एसटीओ के बारे में शुरुआत में बात की थी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कितने सारे लोग दुनिया भर से हमारे साथ हैं, अलग अलग क्षेत्र अधिकारों से हैं, और हम ये नहीं चाहते कि कुछ ही देशों के लिए हम अनन्य रूप से काम करें। नहीं, हमें पूरी दुनिया के साथ काम करने हैं। जो वादे हमने पूरी दुनिया को किए हैं वो हम उन्हें पूरे कर सके, उन्हें भविष्य में लाभांश दे सके। और क्योंकि आपके पास यूटिलिटी है तो आपको लाभांश मिल रहा है और आपको एक स्पष्ट रूप से हम उन लोगों के साथ काम कर सके, तो बिल्कुल हम ये कर सकते हैं, और यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हम आगे बढ़े अगली स्लाइड पे? धन्यवाद। तो अब हम बात कर रहे हैं एसटीओ प्लेटफॉर्म के साथ।
तो जब हम बात करते हैं यूटिलिटीज और सिक्योरिटी के बारे में, तो जो यूटिलिटीज है उनको हम अभी बेच सकते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसके लिए एक्सचेंजेस है, जैसे बाइनेंस है, तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं यूटिलिटी टोकन को। और अलग अलग प्रकार के इसके पीछे विचारधाराएं हो सकती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो यूटिलिटी टोकन के साथ। अब जैसे व्हाइट लिस्ट के अंदर, जैसे जो ग्रीन, जो हरे देश हैं और जो पीले और जो लाल देश है, उनके बीच के इस अंतर को समझने के लिए हमने पिछले 2 वर्षों में DS डैश वर्ल्ड नाम के परियोजना का विकास किया है। आप दोबारा से स्कैन करके QR कोड को जाकर देख सकते हैं इसके बारे में। इसमें हमने क्या किया है, वेब फ्री ब्लॉकचेन बेस्ड आर्किटेक्चर जो कि पूर्ण रूप से कंप्लायंट हो, उसका निर्माण किया है। कि कैसे हम सबसे पहले जो पेपर आधारित संपत्ति को ब्लॉकचेन आधारित संपत्ति पे ट्रांसफर कर सकें, जहां पर एक शेयर जो वास्तविक कंपनी का है उसका प्रतिनिधित्व एक यूनिट या एक टोकन द्वारा किया जाता है। तो ये सभी जो टोकन है ये कंपनी के शेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो मंच है वो एक इस प्रकार का वातावरण है जहां पर कोई भी लॉगिन कर सकता है, जहां पे वो KYC को वो पास कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जान पाए कि आपका जो शेयर है वो उसका स्वामी कौन है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुमनाम व्यक्ति के लिए वो शेयर नहीं हो सकता है, वो उसका स्वामी नहीं हो सकता है। और यही अंतर है क्रिप्टो संपत्ति और सुरक्षा टोकन के बीच में, क्योंकि जो सिक्योरिटीज है वो कॉर्पोरेट पेपर है। जैसे जो कंपनी है उसे ये पता होना चाहिए कि वो किसका स्वामित्व में है, और उनको व्हाइट लिस्ट को कंट्रोल करना है, उनको सेकेंडरी ट्रेड को कंट्रोल करना है, क्योंकि आखिरकार ये उनका व्यवसाय है, तो वो नियंत्रण में होने जरूरी है। तो ये सभी जो चीजें हैं ना, ये हमने हमारे उत्पाद के अंदर जोड़े हैं। ये जो डैशबोर्ड परियोजना है हमने इसमें जोड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी STO बॉक्स प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आप जाके ये देख सके कि खूबसूरत STO कहाँ पर है, लेकिन आप ये समझ लें कि हम एक प्रौद्योगिकी प्रदान करता है जहां पे हम ये प्रौद्योगिकी हमारे ग्राहकों को देते हैं, वहां अपने लॉगिन को डालते हैं, उसे कस्टमाइज कर पाते हैं, अपने हिसाब से अनुपालित कर पाते हैं। और इवोरिच जो कंपनी है उनका अपना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो आपको व्हाइट लेबल देता है जहां पर जो सुरक्षा टोकन होगा और यूटिलिटी टोकन होगा, दोनों होंगे, और ये दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर लगाए जाएंगे। इसका ये मतलब है कि अगर आपको भागीदारी दी जा रही है, अगर आप व्हाइट लिस्ट में हैं और अगर आप संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं उस मंच पे, तो आपको उसकी अनुमति है। अगर आप किसी क्षण पे KYC को पास नहीं कर पाते ब्लैक लिस्टेड देशों में से, तो आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है ना कि हम हमारे व्यवसाय को सुरक्षित रखें, हम अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखें, कंप्लायंस के स्तर पे, KYC के स्तर पे, रेगुलेटर के दृष्टिकोण से। और इसी वजह से ये जो मंच है केंद्रित होकर इसी काम पर लगा हुआ है। दोबारा से आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी टोकन है उसे आप बाइनेंस पे नहीं देख पाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम अलग अलग जगहों पे क्यों नहीं लिस्ट हो पा रहे हैं, सूचीबद्ध क्यों नहीं हो पा रहे हैं। STO बॉक्स एडवाइजर से कई लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो देखिए, जो सुरक्षा टोकन है वो जब तक सिक्योरिटी टोकन एक्सचेंज जो है उनके साथ हमारी साझेदारी है, लेकिन एक नियम और कानून के ढांचे के अंतर्गत ही ये हो सकता है। और मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा सोशलाइजिंग ट्रेडिंग के बारे में, और हम आगे क्या करने वाले हैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मंच है, इसको व्हाइट लिस्ट में सफेद सूची का हिस्सा बनाया गया है, जहां पर सभी निवेशक होंगे और अलग अलग प्रकार के नियम और कानून होंगे, प्रबंधन के लोग होंगे, विनिमयकर्ता होंगे। ये सब कुछ ब्लॉकचेन पे होगा, और सब कुछ वहां पे बताया गया है कि ये जो संपत्ति है ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे जाएगा, जहाँ पे हमने बाइनेंस मर्चेंट को चुना है,
एक बेस लेयर की तरह, एक मूल स्तर के लिए। और इसके लिए कुछ कारण है कि क्यों हमने बाइनेंस का प्रस्ताव दिया है। सबसे पहले तो बाइनेंस जो है वो बहुत ही एक स्थिर विकास दिखाता है सालों से। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है लंबे समय से यहाँ बनी हुई है। दूसरी बात क्या है, कमीशन। जो कमीशन है बाइनेंस के जो ब्लॉकचेन है उस पर बहुत कम है। और हमें ये भी पता है कि जो कमीशन है आप देख सकते हैं इथेरियम में कहाँ पहुंच रहा है, कई बार दसियों और हजारों डॉलर तक वो पहुंच जाता है, जिसको हम बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हम मान्य नहीं हो सकते हैं इवरिच के अंतर्गत। तो इसी वजह से जानबूझ के हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन का प्रस्ताव दिया है और सभी चीजों को हमने सही समय पे लगाया है। हमारा जो डीएस डैशबोर्ड है वो पूरे तरीके से अनुपालित होकर काम कर रहा है बाइनेंस के साथ और बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ। और जो एक और चीज है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ सो ये है कि हर कोई, मैंने आपको बताया है कि हम न केवल विकास कर रहे हैं बल्कि हम शोध करते हुए विकास कर रहे हैं, रिसर्च करते हुए विकास कर रहे हैं। तो आज जो जरूरत है कानूनों की और जिस संख्या में लोग जो सुरक्षा टोकन बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, हमने ये पता लगाया है कि एक नया व्यवसाय हो सकता है, एक नए व्यवसाय को हमने शुरू किया है। और जो ये व्यवसाय है इसके पीछे की जो प्रौद्योगिकी है उसमें जो हम करने वाले हैं और जो हम पहले से कर रहे हैं वो ये है कि जो वास्तविक व्यक्ति है जो केवाईसी को पास कर सकते हैं उनको हमने ब्लॉकचेन एड्रेस के साथ जोड़ा है। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसे सोल बाउंड टोकन बोला जाता है। एक ऐसा टोकन है जो कि एनक्रिप्ट करता है आइडेंटिटी को आपकी एड्रेस के साथ, और फिर आप एक इन्वेस्टर की तरह कहीं भी जा सकते हैं डिफाई में, और आप एसटीओ बॉक्स प्रौद्योगिकी में कहीं भी जा सकते हैं, उस स्तर में कहीं भी जा सकते हैं। इस आइडेंटिटी, अपनी इस पहचान के साथ जो आपके साथ जुड़ी है, इसकी वजह से आपको व्हाइट लिस्ट में डाला जाएगा। तो जब आपके पास सोल बाउंड आईडी हो जाता है ना, तो सिस्टम को पता होता है कि अच्छा ये व्यक्ति है और ये वो व्यक्ति है जो आराम से सुरक्षा टोकन को खरीद सकता है, बेच सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। तो ये जो प्रौद्योगिकी है ये सबसे पहले लागू होगी डैशबोर्ड में कंपनी के, जो कि मुझे नहीं पता इस वर्ष होने वाला है या नहीं, क्योंकि ये अगले वर्ष के रोड मैप के अंदर डाला गया है, अगले वर्ष के प्रारंभ में डाला गया है। तो ये जो सोल बाउंड टोकन है, हर कोई जिसको स्वीकृति मिलेगी एसटीओ मंच पर, उन्हें ये टोकन निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाएगा। इस स्थिति के अंदर ये आपके बाइनेंस स्मार्ट चेन एड्रेस के साथ जुड़ जाएगा और फिर आप जहां पर भी चले जाएं, आपका जो ऑपरेशन रहेगा वो कानूनी रूप से देखा जाएगा, कंप्लायंट होगा, अनुपालित होगा। और ये कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने अभी बताई है सोल बाउंड टोकन के बारे में। अगर किसका कोई भी सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। मीला मैम बोल रही है। मैं यहाँ पे कुछ जोड़ती हूँ और फिर आपसे बाद में सवाल पूछूंगी। हो सकता है लोगों के दिमाग में ना एक भ्रम हो, डर भी बैठा हो कि ओह हमारी ब्लॉकचेन के साथ क्या होगा, तो सिक्योरिटी टोकन हमारे ब्लॉकचेन पे क्यों नहीं होने वाला है। ये बहुत जरूरी है, आप इसे ठीक से समझिए। क्या कारण है हमने बाइनेंस ब्लॉकचेन को चुना है? क्योंकि हमने दोबारा से एसटीओ टीम के साथ बात की कि आप रिसर्च करें प्रत्येक ब्लॉकचेन के साथ, और आज हमारे पास 5 से 6 ब्लॉकचेन है जिन्हें हमने मद्देनजर रखा और उनमें क्या सही है क्या गलत प्रत्येक ब्लॉकचेन में हमने उसको भी ध्यान में दिया। आप में से वो सभी लोग जो पुराने हैं, आप जानते होंगे कि पहले हम इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ शुरुआत करना चाहते थे, फिर हमने हमारे वॉलेट के साथ काम करना चाहते थे, पर फिर कंपनी ने ये घोषणा की कि हम इथेरियम रोक के ईओस ब्लॉकचेन के साथ काम करने वाले हैं, और फिर हमने ईओस ब्लॉकचेन के साथ काम करना चुना। तो आज बहुत सारे विकास जो है अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो BNB है उसके अंदर ज्यादा लाभ देखने को मिलते हैं जो लक्ष्यों के लिए सही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमारे ब्लॉकचेन को बस छोड़ दें सड़ने के लिए, नहीं,
हमारा जो ब्लॉकचेन है वो रहेगा और बहुत सारा जो विकास है वो हमारे ब्लॉकचेन के लिए भी योजनाओं के अंदर है। और जितने भी आपके रिकॉर्ड है, जो भी आपके टोकन है, वो हमारे ब्लॉकचेन पे ही रहेंगे, क्योंकि आखिरकार जो ब्लॉकचेन है वो एक काम तो पूरा करता है। वो क्या है? पब्लिक आर्कीव का काम है, जहाँ पे हर किसी की सभी जानकारी है। तो एक समय धारा रहेगी, मेरे ख्याल से 3 महीना का समय होगा जमा घटा करके, जहाँ पे हम इस ट्रांसमिशन अवधि के अंतर्गत होंगे, जहाँ पर वो सभी लोग जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे वो निर्णय ले सकते हैं कि क्या हम एसटीओ टोकन के लिए आगे बढ़े या यूटिलिटी टोकन को ही चुने। ये निर्भर करेगा कि आपका जो क्षेत्राधिकार का जो रंग है उसके हिसाब से आपको एसटीओ टोकन ही चुनना हो। नहीं, आपकी मर्जी है, अगर आप जो करना चाहें आप वो करें। अगर आप किसी क्षेत्राधिकार में, अगर आप क्षेत्र अधिकार हरे क्षेत्र अधिकार में नहीं है, तो फिर आपके लिए विकल्प केवल यूटिलिटी टोकन का होगा। तो हमारा जो ब्लॉकचेन है वहां पे आपके सभी विनतियां और अनुरोध होंगे, तो भविष्य के अंदर हम चुन पाएंगे, एक पुल का निर्माण कर पाएंगे, जहां पे लोग ये जान पाएंगे कि हमारे पास क्या क्या संपत्ति एसटीओ टोकन में हमारी ब्लॉकचेन पे है, उसको धीरे धीरे हम बाइनेंस ब्लॉकचेन पे डाल देंगे, पहुंचाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा बाइनेंस ब्लॉकचेन है उसके अंदर बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारे विकास जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्ण रूप से एसटीओ के साथ मिलकर काम करते हैं। और जब हमें इस प्रकार का चुनाव दिया गया कि क्या हम हमारे ब्लॉकचेन का उपयोग करें, इसे अपडेट करें उस स्तर पे कि हम भविष्य में इसका उपयोग कर सके, जो कि लंबी बात होगी, या इस चीज को हम जल्दी करें। तो ये सवाल आपके लिए भी है, क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि जिस प्रौद्योगिकी का हम इस्तेमाल कर चुके हैं उसका इंतजार करते रहे, एक स्तर पे पहुंचे, या हम महीने लगाए, साल लगाए वहां पहुंचने के लिए जहां हम जाना चाहते हैं। हमें तीव्र गति से काम करना चाहिए, जल्दी, जहां पे हमें पहले से एक मंच हमारे लिए उपलब्ध है, सारी चीजें पहले से उपलब्ध है, लिंक पे पड़ा हुआ है वहां पे, उस मंच पे उसका हम केवल हमें उपयोग करना है। और मेरे ख्याल से इसमें ना पैसा भी कम लगेगा ऐसा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। लोगों का हम प्रतिक्रिया चैट में देख पा रहे हैं, जहाँ लोग बोल रहे हैं हाँ जल्दी करिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कुछ इस दृष्टिकोण से भी है कि क्या सबसे जल्दी होगा, सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, कौन सी वो चीज होगी जिसमें कम से कम दुविधाएं होंगी, समस्याएं होंगी हमारी राह में। आखिरकार ये हमारा व्यवसाय है, हमारा व्यक्तिगत ब्लॉकचेन है, हमारा व्यक्तिगत एक्सचेंज है, हमारा भुगतान प्रदाता है। हाँ, हमें सारी चीजों की आवश्यकता है जिनका हमने ही धन लगा के निर्माण किया है और हम उसके उपभोक्ता हैं। लेकिन जो भी दुनिया में चल रहा है उसके लिए भी हमें स्वयं को अनुकूल बनाना है, अडॉप्ट करना है उसको। और हमें ये भी समझना है कि ठीक है, हम इसके स्वामी नहीं हैं, लेकिन ये हमारे लिए बढ़िया समाधान जरूर है। तो इस सोच के साथ चलते हुए मेरे ख्याल से BNB एक अच्छा समाधान है हमारे लक्ष्य के लिए। और ये जो एसटीओ टोकन है, इसके साथ हमारा जो समुदाय है वो वापस से जुनूनी रूप से बढ़िया समाचारों के साथ आके काम कर सकता है। हमारे पास ज्यादा मौका होगा कि हम अलग अलग परियोजनाओं का विकास कर सके, और यही वो अवधारणा है जिसको हमने एसटीओ के साथ आगे बढ़ाया है। तो बिल्कुल सवाल आपसे था कि जो नए ग्राहक हैं उनके लिए सामान्य रूप से क्या होता है कि क्या वो ब्लॉकचेन का चयन करते हैं, और कौन से चीजों को ध्यान में रख के वो ग्राहकों को, मतलब किन किन कारकों को दिमाग में लेके वो चलते हैं। तो जीन बोल रहे हैं कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से रूपरेखा दी है इस पूरी बात को। अब हम बात करते हैं जो अलग अलग ब्लॉकचेन है, वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए उसका निर्माण होता है। और कुछ ब्लॉकचेन बहुत बढ़िया काम करती है, कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होती है, व्यक्तिगत होती है, निजी होती है, जहाँ पे जो उनका क्षेत्र है वहां से वो बाहर जानकारी नहीं डालना चाहते, गोपनीय रखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग का निर्माण करने के लिए बनाई जाती है। मेरा कहने का मतलब है उसके आधार पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण किया जाता है, जिसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर, इसके पीछे ना कोई तथ्य होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। तो जब आप एक तथ्य का निर्माण करना शुरू करते हैं, वो तथ्य जो कि सुरक्षा टोकन के लिए बना होता है, तो आप ब्लॉकचेन का उपयोग सुपर स्पीडिंग के लिए नहीं करते हैं। और आप जब अपने टोकन को निर्माण, जो भी आप उसको नाम देते हैं टोकन को, उससे आप तथ्य को दूर नहीं कर पाते, वो उसके साथ जुड़ा रहता है। तो जैसे अब इथेरियम है, फ्लांसो है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, और जो बाकी अन्य है,
लाखों लोग हैं जो योगदान देते हैं उस लॉजिक के निर्माण में, और कितने सारे प्रोग्रामर्स मिलके काम करते हैं दुनिया भर से, जो कि सिंटेक्सिस के बारे में जानते हैं, जो कि योगदान देते हैं इकोसिस्टम को, और वो अपने हिसाब से इसका निर्माण करते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे आप हमारे 50,000 के ये निःशुल्क घंटों की सेवा का उपयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार से ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने इतनी जबरदस्त शोध की है, इतने घंटे लगा के आईटी टीम ने शोध किया, जैसे इथीरियम है, बाइनेंस है या बाकी अन्य है, हम इनकी विशेषज्ञताओं का इसी प्रकार से उपयोग करते हैं। और हम क्योंकि लॉजिक का निर्माण इनके बिना नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इनकी जरूरत है। इनके रेगुलेशन, इनकी सीमाएं, इनकी बाकी जो अलग अलग चीजें हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी भव्य है, तो हमें एक अतिरिक्त एक्सपोजर मिलता है उनके साथ। तो अब वापस से अगर आपके साथ मैं बात करूं कि चाहे जो ज्यादातर ग्राहक है वो इथीरियम के हैं, या जो ब्लॉकचेन है वो बहुत सरल होती है, जिसको आप आराम से लागू कर सकते हैं, और पूरे तरीके से वो डिसेंट्रलाइज्ड भी है, तो वो एक अच्छा विकल्प है। लेकिन फिर भी हमने बाइनेंस को चुना। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ जो कंपनियां हैं वो बाइनेंस स्मार्ट चेन को चुनती है क्योंकि उनका कमीशन बड़ा कम है, बहुत ज्यादा कम कमीशन की वजह से बाइनेंस को चुना जाता है। साथ ही जो लेन देन और जो ट्रांजैक्शन होते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन में, उस पे हैश होता है, उसमें हैश होता है। अगर कुछ गलत हो भी जाए बाइनेंस के साथ, तो भी हमारे पास लेजर होता है, हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है, जिसके माध्यम से उसी तथ्य का, लॉजिक को हम लागू कर सकते हैं। और ये जो शिफ्ट करने का जो शुल्क है वो बहुत कम होता है अगर हम इस तरह से ब्लॉकचेन को चुनते हैं। और जो बाकी जो प्राइवेट चेन्स हैं, अगर मान लीजिए वहां पे अगर कुछ गलत हो जाता है, अगर उनके पीछे का जो चेन के पीछे का जो लॉजिक है, तो हम कई बार उस कोड को हैक नहीं कर पाते और उसको कहीं और लागू नहीं कर पाते, और उससे हमारे को नुकसान हो जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि बाइनेंस अपने काम में बढ़िया है, तो हमने बाइनेंस को चुना है। और जो अंतिम भाग है उसके बारे में वापस से जीन जी बता रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो अंतिम भाग है वो ये है कि कैसे हम इस संपत्ति को अनलॉक कर सकते हैं। दोबारा से ये जो सुरक्षा टोकन है, उसके अंदर नियम और कानून जुड़े हुए हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना है। इसके केवल दो ही तरीके हैं, पहला सेंट्रलाइज्ड और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड। तो जो सेंट्रलाइज्ड तरीका है, केंद्रीकृत, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सिक्योरिटीज होते हैं, पेपर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, स्विस स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, ये सभी जो है ना पारंपरिक, ये सभी पारंपरिक तरीके से चलते हुए सेंट्रलाइज्ड क्षेत्र में आते हैं। ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां हैं। अगर कुछ गलत, ये क्या करती हैं, ये आपकी सिक्योरिटी को अनुमति देती है कि आप लिस्ट कर सके, बहुत सारे लोग जो है खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस प्रकार के रेगुलेशन के बारे में, ये जो एक्सचेंज है इनके रेगुलेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो इनका जो लाइसेंस होता है या जिस संख्या में लाइसेंस होता है, जैसे ATS, ऑल्टरनेटिंग ट्रेडिंग सिस्टम, इसको जब आप यूरोप में लेके जाते हैं तो हम टन्स ऑफ $1,000 के बारे में बात करते हैं। ये कई $1,000,000 के बारे में बात होती है, जो कि कंप्लायंट होते हैं रेगुलेटर के साथ। तो आपके पास एक ऐसा कक्ष होता है जहां पे आप चर्चा करते हैं टेक्निकल चीजों के बारे में,
और इसी वजह से जो सुरक्षा टोकन है उसके लिए हमारे पास 4 या 5 एक्सचेंज है, लेकिन दोबारा से आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और आपको इसके बारे में वहाँ भरपूर जानकारी मिलेगी। हमें पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए कि हम इन बड़े-बड़े लोगों के साथ स्वयं को सूचीबद्ध कर सकें, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास बहुत सारा धन होना चाहिए। बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि रियल एस्टेट क्षेत्र से आ रही है या मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियाँ हैं, वो तो आराम से $300-500 आराम से लगा सकते हैं, और बजाय कि वो लिस्ट करे जो कंप्लायंस का शुल्क है, जो कॉस्ट है, वो उसको पूरा कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो कि सेंट्रलाइज जितने भी एक्सचेंज है ये बिना ब्लॉकचेन के भी काम कर सकती है, लेकिन ब्लॉकचेन ने जो कर दिखाया है और ऐसी चीज जिसके हम दिग्गज बनने वाले हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। बजाय कि हम मल्टी बिलियन डॉलर व्यवसाय बड़े बड़े लोगों को दे, उनके साथ जुड़े, हमने क्या किया है, ये जो प्रौद्योगिकी है हमने इसको इस तरीके से स्वयं के लिए अनुकूल बनाया है कि हम सुरक्षा टोकन के साथ काम कर सके। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बारी जब जो सुरक्षा टोकन है जब ये उपलब्ध हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास सुरक्षा टोकन है जो कि व्हाइट लिस्ट का हिस्सा है, आपको याद होगा ये हरा, पीली और लाल देश, तो वो व्यक्ति जो कि सरलता से हरे क्षेत्र में होके बेच सकता है सुरक्षा टोकन को ब्लॉकचेन के माध्यम से आराम से 24 घंटे 7 दिन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, और वो जो व्यक्ति है वो शुल्क को देखेगा और कहेगा अरे ये तो अच्छा शुल्क है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति आके उसे खरीद सकता है। 24 घंटे 7 दिन बिना किसी समस्या के खरीदना बेचना चल सकता है। तो ये जो प्रौद्योगिकी है इसका हम निर्माण कर रहे हैं जिसको कंपनी लागू करेगी ताकि अनलॉक कर सके सुरक्षा टोकन को कानूनी रूप से एक बड़े समुदाय के लिए। तो आप जैसे जानते हैं कि जो इवोरिट समुदाय है वो तो अपने में सीमित है, लेकिन दुनिया तो सीमित नहीं है, वो असीमित है। तो लोग जो है वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक छोटे से समूह के लोगों के साथ वो उस समूह से बाहर निकलकर एक ऐसी प्रौद्योगिकी को प्रदान करना, उपकरण ऐसे लोगों को प्रदान करना जो कि समुदाय के बाहर के लोग हैं, जो कि सुरक्षा टोकन को कानूनी रूप से खरीद बेच सकते हैं। तो जैसे हम स्टॉप बॉक्स है, एसटीओ बॉक्स है, हम पहले दिग्गज हैं दुनिया भर में जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का निर्माण करते हैं, जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आधारित है। हमसे पहले ऐसा किसी ने ऐसा नहीं कर दिखाया। हमारे पास यूनिस्वैप है जो कि यूटिलिटी टोकन के लिए है, हमारे पास बैंकिंग स्वैप है, हमारे पास अलग अलग प्रकार के स्वैप हैं और यूटिलिटी टोकन के लिए है। ये वो कंप्लायंट एसेट के लिए नहीं बने हैं, सुरक्षा टोकन के लिए नहीं है। तो हमने उस प्रौद्योगिकी को लिया, उसको ऐसे बदला कि हम कंप्लायंस के हिसाब से उसका निर्माण कर सके और फिर इसको हमने लागू किया बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। हम पहले हैं जिसने दुनिया में ये कर दिखाया है। और ये एक छोटा सा रियल एस्टेट परियोजना है जिसके बारे में जीन जी बता रहे हैं, जो कि यूएस पे आधारित है। वो हमारे साथ गए कंसल्टिंग फेज से निकल के सेकेंडरी मार्केट तक, और ये आज की दुनिया में जैसे ब्लॉकचेन का ये जो युग है, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कैसे प्रौद्योगिकी जो है वो व्यावसायिक मॉडल को बदल सकता है। तो अगर हमने छोटी छोटी कंपनियों के लिए व्यावसायिक मॉडल को बदल दिखाया है, बिल्कुल हम बड़े लोगों के लिए भी ये कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एक तरह की क्रमिक उन्नति यानी एवोल्यूशन का निर्माण करेगा। ये निवेशकों के लिए एवोल्यूशन का निर्माण करेगा। और आप ब्लॉकचेन आधारित इस प्रौद्योगिकी के बारे में बिल्कुल ना भूलें। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। मिला अगर आपका कोई सवाल या आप कुछ कहना चाहती है जरूर कहें। मिला कह रही है मेरे को ये भाग बिल्कुल समझ में आ गया, ये स्पष्ट हो गया है। जो तथ्य है इसके पीछे ये बहुत बढ़िया है। जो अंतिम भाग है, 5वां भाग बिंदु जो है ये आखिरी है। आपको याद होगा रोड मैप हमने दिखाया था 5 बिंदुओं के साथ। ये आखिरी कदम है हमारा जहां पे हम वैश्विक बाजार में प्रवेश करते हैं, जहां हम अलग अलग प्रकार के निवेशकों को, बड़े बड़े निवेशकों को, संगठनों के निवेशकों को हम आकर्षित कर पाते हैं।
और हमारे पास, आप ऐसा ना सोचो कि हमारे पास एमएलसीआई नहीं होंगे या बड़े-बड़े वो सभी लाभ नहीं होंगे जो आप लोगों के पास थे, क्योंकि आप प्री एसटीओ स्टेज ओनर के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे थे। तो जो ग्लोबल मार्केट में प्रवेश करना है, इसका ये मतलब है कि जो आप परियोजना है वो पूर्ण रूप से अनुपालित हो गया है, कंप्लायंट है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या भविष्य में चीजें बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकते हैं। किसी ने सवाल पूछा, बाइनेंस ब्लॉकचेन अगर दिवालिया हो जाती है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि कल हमारा तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तब क्या होगा? देखिए, कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे जो निर्णय है उसको मद्देनजर में ऐसे हमने रखा है कि हमने जोखिमों को भी मद्देनजर रखा है। हाँ, दुनिया में कभी भी कुछ भी हो जाता है, अनिश्चितता होती है, लेकिन जो एसटीओ टीम ने जिस चीज का हमें प्रस्ताव दिया है, बहुत ही सटीक उन्होंने मानचित्र रोड मैप दिया है, वो अपनी विशेषज्ञता के अनुसार दिया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका विकास करना शुरू कर दिया है। तो अभी मेरे को आपका नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन माने बहुत ज्यादा आत्मविश्वास इन पे है और इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। और इसलिए जो 5वां चरण होगा, इसके बाद हम लोग जो इसके साथ हम आगे बढ़ पाएंगे और ये वो मुख्य 5 बिंदु हैं जिनको हमने संगठित किया, एक ढांचे में उतारा है, एक रूपरेखा दी है जिसके माध्यम से हम सुरक्षित कर रहे हैं हमारे भविष्य को और भविष्य को देखते हुए हम एक ऐसे समाधान के साथ आए हैं। ये जो आईटी टोकन है, ये बिल्कुल यकीन मानिए ये हमारा भविष्य रहेगा। और जीन जी यहाँ कह रहे हैं, मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि मेरा ये सुझाव है, या जो हम करते हैं जिसका हम विश्लेषण करते हैं उसको हम लागू भी करते हैं। तो जो स्टॉकबॉक्स है उसका ड्यूअल टोकन मॉडल है, हमारे पास सिक्योरिटी टोकन है और मैं इसका प्रचार फिलहाल नहीं करना चाहूंगा, आप इसके बारे में हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं। हमारे पास ना यूटिलिटी टोकन भी है, जहाँ पे हम ये जो टोकन है इसकी उपयोगिता के बारे में काम करते हैं और इसको हम लागू कर सकते हैं, जैसे डीएस स्वैप जो है निर्माण कर रहा है सेकेंडरी मार्केट के लिए। तो ये हमारे पास ड्यूअल टोकन मॉडल है, दोहरा टोकन मॉडल है। तो कृपया अब हमें अगली स्लाइड पे ले चलें। धन्यवाद। ठीक है, तो मैं अब आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी है, जब हम इनके बारे में बात करते हैं ना तो लोग कुछ भ्रम में आ जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। देखिए, लोगों के पास संपत्ति है,